आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। बहुत स्वागत है आपका यूपी प्राइम में। यूपी के मौजूदा हालातों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान सामने आया है। जिन्हें विकास अच्छा नहीं लग रहा वो ऐसा कर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का ये बयान सामने आया। वो लोग देश और प्रदेश में दंगा, जातीय दंगा और सांप्रदायिकता बढ़ाना चाहते हैं। इस दंगे की आड़ में विकास रुकेगा। इस दंगे की आड़ में उनको अपनी रोटियां सेकने का अवसर मिलेगा। नित्य नए षड्यंत्र रचना चाहते हैं, लेकिन इन सब से हमें आगाह होकर विकास के कार्य करने होंगे। इन सब से हमें आगे बढ़ना होगा। इसे विकास अच्छा नहीं लग रहा है। वे लोग देश में भी और प्रदेश में भी दंगा, जातीय दंगा भड़काना चाहते हैं, सांप्रदायिक दंगा भड़काना चाहते हैं। इस दंगे की आड़ में विकास रुकेगा। इस दंगे की आड़ में उनकी रोटियां सेकने के लिए उनको अवसर मिलेगा। इसलिए वे नित नए षड्यंत्र करते रहते हैं और इन सभी षड्यंत्रों के प्रति पूरी तरह आगाह होते हुए हमें विकास की इस प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाना है। यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार और अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी बलरामपुर पहुंचे, जहां उन्होंने दरिंदगी का शिकार हुई युवती के परिजनों से मुलाकात की और पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। साथ ही दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही। उन्होंने कहा कि इस मामले में जितने भी गुनाहगार हैं वो किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल मुझे और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर श्री प्रशांत वर्मा जी से ये कहा और निर्देश दिया कि आज हम बलरामपुर आकर जो थाना गैसरी के अंतर्गत ये बहुत ही दुखद घटना हुई है, उस क्रम में हम पीड़ित परिवार के जन के पास आकर उनको भली भांति हम सुने। परिवारजनों के साथ हम बैठकर उनकी बात सुने और उसी कड़ी में आज यहाँ हम लोग दोनों अधिकारी लखनऊ से आए हैं। हम सीधे ग्राम में जाकर हमने परिवारजनों से बात की। जो पीड़ित परिवार है वहाँ नाना जी, वहाँ पर उनके पिताजी, उनके भाई साहब, उनकी माता जी, उनकी बहन और भाभी, सभी लोगों से हमने एक एक करके बात की। परिवारजनों ने बताया और अनुरोध किया कि जो भी कार्रवाई हो वो इस प्रकार की हो कि जो भी अभियुक्त है उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। हम लोगों ने ये डिक्लेयर किया है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए अनुमति लेंगे और यदि आवश्यकता होगी तो रास्ता भी लगाई जाएगी। इसके साथ साथ परिवारजनों ने हमसे कहा है कि एक बार और जो अभियुक्त हैं उनसे जांच पड़ताल कर ली जाए कि कहीं और भी लोग तो नहीं इन्वॉल्व है। तो ऐसा निर्देश हमने थाने पुलिस और डीआईजी साहब को दिया है। मैं स्पष्ट करना चाहूँगा, बालिका के साथ अभियुक्तों ने बहुत बर्बरतापूर्ण और निशंक तरीके से उसकी हत्या की है और जो कि मेडिकल रिपोर्ट से स्पष्ट है। 10 चोटें मृतका के शरीर पर है और उसके पूरे लीवर जो है वो फट गया है और करीब पूरा ब्लड उसके एब्डोमेन में भरा हुआ था। ये दर्शाता है कि कितनी क्रूर तरीके से उस बच्ची की हत्या
शाहिद, साहिल और उनके साथी जो सगीर और रफ़ीक हैं, जैसा कि ACS होम साहब ने बताया, इन लोगों ने मिलकर किया है। और इस पे हम लोग ये भी सोच रहे हैं कि अगर रासुका, अगर यहाँ के स्थानीय पुलिस अधिकारी और प्रशासन के अधिकारी संतुष्ट हैं तो इस पर रासुका की भी कार्रवाई की जाएगी। और हर हालत में इसमें हम लोग कन्विक्शन दिलाएंगे। और जितने भी हमारे फॉरेंसिक इसमें टेस्ट हैं, प्रारंभिक टेस्ट आ भी चुका है जिसमें कि ये रेप की पुष्टि हो चुकी है, और आगे की भी जो है और फॉरेंसिक एविडेंसेस कलेक्ट किए जाएंगे तथा रिमांड पर लेके ये भी देखा जाएगा कि इतनी चोटें क्या इनके के कारण से आई या कोई और भी आदमी इसमें इन्वॉल्व है। यूपी में कोरोना से निपटने के लिए सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है, जिसका नतीजा है कि प्रदेश में लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या में कमी आ रही है। इसी को लेकर यूपी के ACS सूचना नवनीत सहगल और ACS स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। आज माननीय मुख्यमंत्री जी की समीक्षा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पे संतोष व्यक्त किया कि पॉजिटिव केसेस प्रदेश में कम हो रहे हैं, लेकिन हमें अभी भी बहुत सावधानी की आवश्यकता है और जो संक्रमण की चेन है उसको तोड़ने के लिए बचाव और उपचार की व्यवस्था रखनी होगी। आज ये भी निर्देश हुए हैं कि हर ऐसे ज़िले जिसमें 100 से अधिक मामले हैं उनकी पहचान की जाए और जहाँ जहाँ पर ये ऐसे संक्रमण के मामले हैं उनको अलग करके वहाँ पर कंटेनमेंट एरियाज़ बनाए जाएं। कंटेनमेंट एरियाज़ में जैसे पूर्व में था हाउस टू हाउस सप्लाई की व्यवस्था की जाए। जनपद लखनऊ कानपुर में संक्रमण की स्थिति थोड़ी अधिक है, इसको नियंत्रित किया जाए। इसके साथ साथ प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों को भी पूर्णतया पटरी पर लाने का प्रयास चल रहा है, जिसके अंतर्गत लगभग 8 लाख से अधिक इकाइयाँ काम कर रही हैं। 50 लाख से अधिक वहाँ पर कामगार काम कर रहे हैं। बैंकों के माध्यम से लगातार इकाइयों को अतिरिक्त ऋण देने या नई इकाइयों को ऋण देने की व्यवस्था चल रही है। लगभग 4,33,000 इकाइयों को 10,000 करोड़ से अधिक के ऋण दिए गए, जो कि वर्तमान में चलती हुई इकाइयाँ हैं। इसके अलावा लगभग 4,18,000 नई MSME इकाइयों को लगभग 14,000 करोड़ के ऋण वितरण अब तक हो चुके हैं। इसकी निरंतर समीक्षा की जा रही है। प्रदेश में इस समय लगभग 15,977 कंटेनमेंट जोन थे, जो कि आज की जो निर्देश हैं उसके क्रम में अब संशोधित होंगे। साथ साथ गृह विभाग द्वारा मास्क लगाने को अनुश्रवण किया जा रहा है। मास्क न लगाने पर चालान हो रहे हैं। ये सभी स्थितियां ये एक्शन लिए जा रहे हैं इसलिए कि सबको जागरूक किया जाए कि इस समय इस संक्रमण से बचने के लिए जो अभी हमारे अपर मुख्य सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य ने जो बताए हैं सुझाव, वो उसको लगाएं। मास्क जरूर लगाएं, हाथ धोते रहें और अपना बुजुर्गों का, बच्चों का, गर्भवती महिलाओं का विशेष ध्यान रखें। कल प्रदेश में 1,59,128 सैंपल्स की जांच की गई और अब तक प्रदेश में 1,07,39,169 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। पूल टेस्ट के अंतर्गत 5-5 सैंपल के 2,611 पूल लगाए गए थे, जिनमें 247 में पॉजिटिविटी आई और 10-10 सैंपल के 602 पूल लगाए गए, इनमें 67 में पॉजिटिविटी आई। 46,385 एक्टिव केसेस में से इस समय 21,648 होम आइसोलेशन में हैं, अर्थात ये लक्षण विहीन व्यक्ति हैं जो अपने घर पर रह के ही स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। और जब आप होम आइसोलेशन में होते हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना होता है कि आपके लिए अलग कमरा हो घर में और अलग शौचालय हो। अगर शौचालय घर में एक ही है तो आपको होम आइसोलेशन में नहीं रहना चाहिए। आप आकर के जो सरकार की फैसिलिटीज़ हैं, L1, L2, L3 के अस्पताल हैं, जैसी आपकी स्थिति होगी उसके अनुसार आपको निःशुल्क चिकित्सा की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी। लेकिन अगर घर में रहने के लिए आपका अलग कमरा नहीं है, शौचालय अलग नहीं है, तो होम आइसोलेशन में न रहें, क्योंकि आपसे फिर आपके घर वालों को संक्रमित होने का खतरा बना रहेगा।
तो जब आप होम आइसोलेशन में हैं तो बिल्कुल पृथक रहिए, अपने आप को बिल्कुल अलग करिए परिवार से। और जो दवाएं हैं जो हमारे चिकित्सा विभाग के अधिकारी हैं वो आपको घर पर जाके उपलब्ध करवाएंगे, उन दवाओं को आप रेगुलर खाते रहें, लेते रहें। और साथ ही अपना टेम्परेचर, अपना तापमान और जो आपके ब्लड का ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल है उसको आप समय समय पर उसकी माप लेते रहें। और जो आपके ज़िले का कोविड कमांड सेंटर है, कंट्रोल रूम को आप सूचित भी करते रहें कि मेरा तापमान इतना है और मेरा ब्लड सैचुरेशन लेवल, जो ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल है ब्लड का, वो इतना है। अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल 94 से नीचे आता है तो तत्काल आपको डॉक्टर की सहायता लेनी चाहिए। तत्काल आपको सूचित करना चाहिए कंट्रोल सेंटर को, कमांड सेंटर को, या मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय को या जिला चिकित्सालय को कि मेरा ऑक्सीजन लेवल 94 से कम आ रहा है, और तत्काल डॉक्टर आपकी सहायता करेंगे। प्राइवेट अस्पतालों में 3486 लोग अपना इलाज करवा रहे हैं, और बाकी लोग जो हैं जो होम आइसोलेशन या प्राइवेट अस्पतालों में नहीं हैं वो सरकारी व्यवस्था जो है L1, L2, L3 की, जिसके अंतर्गत आप जानते हैं कि 1.5 लाख से अधिक बेड्स की व्यवस्था है जिसमें निःशुल्क चिकित्सा की जाती है, वहाँ पर लोग भर्ती होकर के अपना इलाज करवा रहे हैं। ई संजीवनी पोर्टल का प्रदेशवासी लगातार उपयोग कर रहे हैं, और कल भी 2248 लोगों ने ई संजीवनी पोर्टल से घर बैठे चिकित्सकों से परामर्श प्राप्त किया। ये एक बहुत अच्छा माध्यम है। जब आपको किसी चिकित्सक की सलाह की आवश्यकता पड़े तो ये आवश्यक नहीं है, अगर कोई इमरजेंसी है तो अलग बात है कि आपको अस्पताल जाना है, लेकिन अगर आपको सलाह लेनी है तो ये आवश्यक नहीं है कि आप घर से बाहर निकलें। आप ई संजीवनी पोर्टल पर जाकर के घर बैठे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डॉक्टरों से सलाह प्राप्त कर सकते हैं। अब तक प्रदेश में 1,17,297 लोग ई संजीवनी पोर्टल के माध्यम से चिकित्सकों की सलाह प्राप्त कर चुके हैं। सर्वेलेंस का कार्य हम लगातार करते रहते हैं, और पूरे प्रदेश में सभी 75 जनपदों में सर्वेलेंस की टीम्स बनी हुई हैं, और वो जहां भी केसेस आते हैं उस इलाके में और उसके बाहर के इलाकों में भी वो जा कर के सर्वे करते हैं, सर्वेक्षण करते हैं, देखते हैं सर्विलांस के अंतर्गत कि क्या कोई और ऐसा व्यक्ति तो नहीं है जिसको लक्षण आ रहे हों या जिसके जांच की आवश्यकता है। अब तक 1,30,570 इलाकों में सर्वेलेंस का कार्य किया जा चुका है, और यह कार्य 4,350 टीम दिवस के माध्यम से किया गया है। अब तक सर्वेलेंस के अंतर्गत हम 2,60,59,992 घरों को सर्विलांस में ले चुके हैं, और इसमें 12,90,63,390 लोग रहते हैं। हाथरस की बेटी के लिए जहां पूरा देश आग बबूला है, वहीं बलिया के बैरिया से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने हाथरस की घटना को लेकर विवादित बयान दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने पीड़ित परिवार के संस्कारों पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। विधायक का कहना है कि दुनिया की हर बेटी को अपने संस्कार में रहना चाहिए। अगर माता पिता उसमें संस्कार नहीं डालते तो ऐसी घटनाओं को कोई रोक नहीं सकता। सुरेंद्र सिंह ने कहा है कि हाथरस की बेटी के साथ बलात्कार तो हुआ ही नहीं, सिर्फ उसके साथ मारपीट की घटना हुई थी, जो मीडिया ने उसे बढ़ चढ़कर दिखाई है। बेटी समाज की बेटी होती है, चाहे जिसकी भी बेटी हो, हमारी बेटी है, आपकी भी बेटी है, लेकिन बेटी को भी अपनी प्रतिष्ठा रखने के लिए संस्कार संजित करना चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि हाथरस में मैं कह रहा हूँ कि नहीं, मैं कोई चाहे कि पूरी दुनिया में मैं कह रहा हूँ कि कोई भी बेटी और कोई भी बेटा, चाहे बेटी हो बेटा हो, उसके माता पिता यदि संस्कार नहीं डालेंगे तो इस जो है इस दुर्घटना को कभी भी कोई भी नेता हो, कोई भी प्रशासक को रोकने की स्थिति में नहीं होगा। संस्कार ही इस संसार को सुंदरता रूप में बदलता है। संस्कार नहीं होगा तो इस संसार अच्छा बनने वाला नहीं है। मैं प्रार्थना करता हूं कि हर माँ बाप को अपने बेटा और बेटी के कार्य शैली पर, गतिविधि पर ध्यान देना चाहिए।
केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी आज बरेली पहुंचे, जहां उन्होंने किसान चौपाल में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि क से कृषि, ख से खेती में अंतर नहीं पता, ऐसे लोग किसान आंदोलन कर रहे हैं। नकवी ने यह भी कहा कि ब से बैंगन और ब से बर्गर में अंतर नहीं पता, ऐसे कांग्रेसी किसानों के हित की बात कर रहे हैं। हाथरस की घटना पर मुख्तार अंसारी नकवी ने राहुल और प्रियंका गांधी के हाथरस जाने को पॉलिटिक्स पैकेट बताया। तो तब होगा जब अन्नदाता होगा। अब दिक्कत क्या हुई है कि कुछ लोग जिन्हें का से कृषि नहीं समझ में आती और खा से खेती नहीं समझ में आती, वो जो है वो आंदोलन कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, जो आज तक इस बात का फर्क नहीं समझ पाए कि गन्ने और गुड़ का अंतर क्या है, आज तक जो नहीं समझ पाए कि धान और पान का अंतर क्या है, बैगन और बर्गर का अंतर क्या है, आलू और भालू का अंतर क्या है, वो कांग्रेस के पुश्तैनी परिवार के लोग कह रहे हैं हम किसानों के हित में खड़े हो गए हैं। उनसे पूछा जाता है कि किस लिए हित में खड़े हो गए, बोले साहब एमएसपी जा रही है। कहां गई एमएसपी? एमएसपी तो मोदी जी ने बढ़ा दिया। उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुई घटना को लेकर विपक्ष लगातार प्रदेश सरकार पर हमलावर है। वहीं यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू और विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा ने हाथरस मामले को लेकर प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने प्राइम न्यूज से बातचीत की, क्या कुछ कहा सुनिए। इस मामले में लगातार कांग्रेस एक्टिव है और लगातार अजय कुमार लल्लू उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आवाज अपनी उठा रहे हैं। सर, हाथरस मामला एक जिस तरह से बेटी के साथ पहले दुराचार हुआ, फिर उसकी हत्या हुई, सर क्या मानना है? क्योंकि उनका पीड़ित परिवार कहना है कि हमें सीबीआई जांच नहीं चाहिए, आपका क्या मानना? पूरी तरह परिवार चाहता है कि सुप्रीम कोर्ट के जज के देखरेख में जांच हो, लेकिन सरकार गुमराह करना चाहती है। जांच कभी एसआईटी, कभी सीबीआई, कभी दूसरी जांच एजेंसी। आप परिवार की बात क्यों नहीं सुन रहे हैं? क्या आपके मन में क्या तथ्य छुपाना चाहते हैं? क्यों देश को गुमराह करना चाहते हैं? सरकार पूरी तरह देश की जनता को गुमराह कर रही है। सर, सरकार की बात करें तो सरकार कह रही है कि आपको कई बार नज़रबंद किया गया, हाउस अरेस्ट किया गया, आपको परिवार से मिलने नहीं दिया। कल प्रियंका वाड्रा राहुल गांधी जी गए थे, बड़ी मुश्किलों के बाद कार्यकर्ता को लाठी होने के बाद उनसे मिलने दिया, आपको नजरबंद किया। तानाशाही है, गुंडागर्दी है, जुल्म जाति के खिलाफ अजय लल्लू राहुल गांधी का सिपाही है, डरने वाला नहीं। सर, कई संगठनों के नाम आ रहे हैं। सरकार ने कहा है कि ये जो एक आपसी सौहार्द बढ़ाने की जो राजनीतिक साजिश की जा रही है उसमें कांग्रेस है, पीएफआई है, ये सब जो तथ्य छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, जो मामले को दूसरे तरफ मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है? सरकार अपनी जिम्मेदारी से विमुख रही, जवाबदेही उसका नहीं है और दूसरे पर आरोप लगा रही है। मुझे लगता है कि सरकार की मंशा स्पष्ट है, वह उस बेटी को न्याय नहीं देना चाहती। कांग्रेस पार्टी उस बेटी के न्याय की लड़ाई को लेकर जांच होगी तो रिपोर्ट सामने आएगी। मुझे लगता है जब सुप्रीम कोर्ट के जज के देखरेख में पूरा परिवार मांग कर रहा है कि होना चाहिए, तो सरकार सीबीआई पर क्यों लटकी हुई है? पिछले समय भी 3-3 मामले लटकाई हुई है, उसकी जांच की संस्तुति आज तक नहीं हो पाई, क्यों मामले को गुमराह कर रही है सरकार? धन्यवाद। ये थे हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस तरह से सरकार कहीं ना कहीं गुमराह करने की कोशिश कर रही है और सीबीआई जांच नहीं करानी चाहिए, हमें सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से ये जांच करानी चाहिए। कैमरामैन राहुल साथ मैं जितेंद्र सिंह, प्राइम न्यूज, लखनऊ। वहीं यूपी कांग्रेस की विधानमंडल नेता आराधना मिश्रा ने भी प्राइम न्यूज से खास बातचीत की, सुनिए। इस मामले में लगातार राजनीतिक सियासत तेज है, वही लगातार विपक्ष उत्तर प्रदेश सरकार को घेरने में लगा हुआ है, क्योंकि हाथरस मामले को लेकर कल कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी सभी हाथरस में पीड़ित परिवार से मिलने गए थे और पीड़ित परिवार से क्या क्या मांगे हुई थी, जिसको लेकर आज नेता विधानमंडल आराधना मिश्रा और अजय कुमार लल्लू, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हमारे साथ खुद आराधना मिश्रा, नेता विधानमंडल दल, इनसे जानते हैं। मैम, कल जिस तरह से हाथरस में घटना हुई, कल प्रियंका वाड्रा जी, राहुल गांधी जी कल पीड़ित परिवार से मिली, क्या क्या मांगे थी उनकी? मैम,
5 मांगे थी, जिसमें प्रमुख था कि मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो स्पष्ट करी है। प्रमुख ये था कि वो न्यायिक जांच चाहता है परिवार, उनको ना SIT पे विश्वास है, ना उत्तर प्रदेश की सरकार पे विश्वास है, वो CBI भी नहीं चाहते। उनका कहना है कि न्यायिक जांच हो। तो प्रियंका गांधी जी ने और कांग्रेस पार्टी ने मांग रखी है कि पूरे जांच हो वो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो। इसके अलावा उन्होंने DM के ऊपर तत्काल कार्रवाई हो इसकी भी मांग की है। इसके अलावा परिवार ने ये जानना चाहा है कि आखिर जो उस दिन जिस लाश का दाह संस्कार हुआ, क्या वो उनकी बेटी थी कि नहीं थी, क्योंकि उन्होंने ना शक्ल देखी है ना वो जानती। लगातार आज भी उनके परिवार को डराया धमकाया जा रहा है। तो इस तरह की 5 मांगे उन्होंने रखी हैं, जिसको मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट किया। पूरे हाथरस मामले में एक मुख्य भूमिका जो थी जिलाधिकारी की थी, उसमें कई वीडियो उनके वायरल हुए। कार्रवाई केवल SP पे हुई, आपने कहा केवल SP मांगी, तो आखिर जिलाधिकारी को क्यों मिटाया? क्या मानना है आपका? यही तो सवाल, सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर किसको बचाने की कोशिश कर रही है सरकार। केवल SP को हटाया, वहाँ पे कुछ और अधिकारियों को पुलिस के सस्पेंड किया, पर आज भी जो जिले का मुखिया है, जिसके बिना कार्रवाई के कुछ नहीं हो सकता था, बिना परमिशन के नहीं हो सकता था, ये हम सब जानते हैं कि आज की तारीख में भी अगर रात में दाह संस्कार किया जाए तो DM की परमिशन पूरे देश में लेनी पड़ती है। बिना उसके रात में दाह संस्कार नहीं हो सकता। इसका मतलब DM ने परमिशन दी होगी। तो वो परमिशन अगर DM ने दी तो वो किसके कहने पे दी, और किस बात को, ऐसी कौन सी मजबूरी थी जिसकी वजह से रात में उसका दाह संस्कार होना आवश्यक था। लगातार ये सारे सवाल हैं। तो परिवार ने मांग की है कि DM पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। पीड़ित परिवार का कहना है कि हम CBI जांच नहीं चाहते, SIT पे हमें भरोसा नहीं है। तो आखिरकार सरकार CBI का जो मामला है वो CBI जांच को क्यों बीच में ला रही है? देखिए, हमारे अध्यक्ष जी ने जैसा बताया कि जितने भी रिकमेंडेशंस भेजी हैं सरकार ने CBI के लिए, वो भी अभी तक कोई रिकमेंडेशन एक्सेप्ट नहीं हुई। तो इसको तो और उलझा दिया उन्होंने। आधी SIT करके छोड़ दी। 2 दिन तक वो पूरा क्लेंजिंग प्रोसेस था। प्रेस को भी दूर रखा, राजनीतिक दलों को दूर रखा, और उसके बाद अब SIT भी बंद कर दी और CBI की जांच जो है उसको रिकमेंड किया है। तो हम तो ये चाहते हैं कि पूरे प्रकरण की, और हाईकोर्ट ने सो मोटिव लिया है इसका, और हमें विश्वास है कि अगर ये इसकी न्यायिक जांच होगी तभी उस परिवार को न्याय मिल सके। कांग्रेस आंदोलन जारी रखेगी? बिल्कुल जारी रखेगी। ये थी हमारे साथ नेता विधानमंडल आराधना मिश्रा, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम हाथरस की बेटी को न्याय दिलाने के लिए लगातार तत्पर रहेंगे और इसके लिए आंदोलन हमें जो भी करना पड़े हम करते रहेंगे। कैमरामैन राहुल साथ, मैं जितेंद्र सिंह, प्राइम न्यूज, लखनऊ। हाथरस की बेटी के साथ हुई दरिंदगी का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और नेताओं का हाथरस जाने का सिलसिला भी जारी है। इस बीच भीम आर्मी चीफ और आजाद समाज पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद भी हाथरस पहुंचे, जहां उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर उनका दर्द बांटा और न्याय की लड़ाई के साथ चलने का आश्वासन दिया है। इस दौरान चंद्रशेखर ने कहा कि पीड़ित परिवार का सुरक्षित रहना बेहद जरूरी है। पीड़िता के पिताजी, उनकी माताजी, उनकी भाई, उनके दोनों भाई, उनकी भाभी, उनकी बुआ जी, सब लोग थे। और मेरे जाते उन्होंने मुझे सबसे पहली बात ये कही है कि हम यहाँ सुरक्षित नहीं हैं और हम यहाँ से आपके साथ जाना चाहते हैं। डर के साए में न्याय कैसे होगा बताइए? जिस तरह से यहीं पे आरोपियों के पक्ष में पंचायतें हो रही हैं, धारा 144 लागू है, वो भी पीड़ितों से मिलने के लिए। वहाँ 5 लोग जा सकते हैं, लेकिन यहाँ जो है हजारों लोग इकट्ठे होकर पंचायतें कर सकते हैं। और यहाँ पथराव हो सकता है, सब चीजें हो सकती, तो कोई भीड़ आके मेरे परिवार के साथ कल कुछ कर देगी और वो सिर्फ मीडिया सुरक्षा बन जाएगा। कहाँ जाएंगे हम लोग? पूरे देश में गुस्सा है। मैं चाहता हूँ कि पीड़ित परिवार को वायु श्रेणी सुरक्षा दी जाए। जिस तरह से यहाँ कंगना रनावत, जब भी वो भी देश की बेटी, उसको सुरक्षा मिलती है, तो हमारे इस परिवार को मिलनी चाहिए। इसलिए मेरी ये मांग है कि पूरा मामला जो है, क्योंकि CBI को हमने देखा बहुत करीब से, और इस सरकार में जिस तरह सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग हुआ है, CBI, ED, इनकम टैक्स, इनका यूज जो विपक्ष को डराने धमकाने के लिए होता है, हमने सब देखा है। इसलिए मैं चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज, जिनको कोई लालच ना हो जैसे उनका प्रमोशन होगा, डिमोशन होगा, ऐसा लालच ना हो, ऐसे जज से हमें न्यायपालिका पूरा भरोसा है। पूरी जांच होनी चाहिए और उनके नेतृत्व संज्ञान में पूरा मुकदमा चले, तब जाके न्याय होनी चाहिए। हाथरस की घटना के बाद वहां लगे धारा 144 के बावजूद नेताओं और कार्यकर्ताओं का पहुंचना जारी है। वहीं प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। इसी को लेकर हाथरस SDM प्रेम प्रकाश मीणा ने प्राइम न्यूज से बात की और पीड़ित परिवार से लोगों को मिलने की जानकारी दी। हम खड़े हैं इस समय हाथरस के जॉइंट मजिस्ट्रेट प्रेम प्रकाश मीणा जी के साथ, जो यहाँ पर मुस्तैदी से सुरक्षा व्यवस्था को देख रहे हैं, जांच रहे हैं। उनसे बात करेंगे कि किन किन लोगों को यहाँ अंदर जाने से परिवार से मिलने से
सर अब किन राजनीतिक दलों का गठबंधन और किनको हटाया जाए, किनको जाने दिया जाएगा, किसको नहीं? मुझे कल शाम से ही अंदर जाने की जो अनुमति पहले नहीं दी जा रही थी राजनीतिक प्रतिनिधिमंडलों को, वो अनुमति दी जा रही है। सिर्फ उसमें एक ही शर्त है कि 5 या 5 से कम संख्या में हो, ताकि कानून व्यवस्था और धारा 144 का अनुपालन हो सके। सीमित संख्या में किसी भी राजनीतिक दल या किसी और दल से जो भी आना चाहें, सभी को बारी बारी से जाने दिया जाएगा। जैसे कि सपा का डेलीगेशन है, उनकी 10 की लिस्ट आई है, तो कितने लोगों को उनमें से अंदर जाने दिया जाएगा, कितनों को बाहर रोका जाएगा? देखिए, एक समय में 5 ही लोगों को अंदर जाने दिया जाएगा। अगर 5 से ज़्यादा संख्या है तो उनको बचे हुए लोगों को बाहर रोका जाएगा, और जब पहला डेलीगेशन वापस आ जाएगा तभी दूसरे को अंदर जाने देगा। जैसे कुछ दल झूठ के रूप में आते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग करने का उल्लंघन करते हैं, तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी प्रशासन के द्वारा, जो सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन कर रहे हैं, कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं? देखिए, उन सभी को समझाया जा रहा है, उनके द्वारा भी सहयोग किया जा रहा है कि कोविड के नियमों का पालन करें, सीमित संख्या में आए, और जो इन नियमों का अनुपालन नहीं करेगा उसके खिलाफ फिर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जैसे सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है, लोगों को पैदल जाने क्या वाहन ले जाने की अंदर अनुमति है कि 45 मिनट तक वाहन जाए जा सकते हैं? वाहन सिर्फ उन्हीं के अलाउ किए जाएंगे जिनको सरकारी सुरक्षा व्यवस्था मुहैया है। प्राइवेट पर्सनल्स को अंदर गाड़ी नहीं ले जाने दी जाएगी, और उसका बहुत ही सीधा सा कारण है, बहुत छोटा सा गांव है, वहाँ ना पार्किंग की जगह है, ना बहुत ज़्यादा लोगों से भीड़ इकट्ठा होने के लिए पर्याप्त वहाँ पे स्पेस है। इसी वजह से अगर किसी को सरकार द्वारा सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई जाइए तो उनको बिल्कुल अंदर जाने दिया जाएगा। उसके अलावा सभी की गाड़ियों को बाहर ही रोका जाएगा। तो जॉइंट मजिस्ट्रेट प्रेम प्रकाश मीना जी ने जानकारी दी कि किसी भी दल का, चाहे वो राजनीतिक हो या सामाजिक हो, किसी भी दल के 5 व्यक्तियों के डेलीगेशन को अंदर जाने की अनुमति है, उससे ज़्यादा व्यक्तियों को बाहर गेट नहीं रोक दिया जाएगा। वहीं उन्होंने आगे जानकारी देते हुए बताया कि जिले में धारा 144 लागू है, अगर कोई कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन करता है, सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करता है, तो उनके साथ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं किसी भी दल के वाहनों के प्रवेश वर्जित है। अगर किसी को सरकारी सुरक्षा मिली हुई है या सरकारी वाहन है, केवल उनको अंदर जाने की अनुमति है, क्योंकि अंदर गांव ज़्यादा बड़ा नहीं है, वहाँ पार्किंग की सुविधा नहीं है, इसीलिए किसी के भी वाहन को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। मैं दीपेश भारद्वाज, प्राइम न्यूज, खासकर। और इसी के साथ यूपी प्राइम में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।